तो 2 दिन पढ़े थे, तीसरा दिन आज पढ़ रहे हैं इसका पार्ट 3। सबसे पहले आज जो बात करेंगे शुक्राणु की। किसकी बात करने वाले हम लोग? शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे जो शुक्राणु होता है ये किसमें पाया जाता है? याद करो, शुक्राणु किसमें पाया जाता है? पुरुष में। याद करो सब लोग, शुक्राणु किसमें पाया जाते हैं? पुरुष में। और शुक्राणु जो होते हैं इसका निर्माण वृषण के अंदर होता है। जब वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन। जब वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। हम ये भी जानते होंगे जो शुक्राणु होते हैं गतिशील होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और जो शुक्राणु होते हैं वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा माने उसमें विभाजित होता है। याद हुआ? शुक्राणु किसमें पाया जाता है? पुरुष में। और शुक्राणु के अगर भाग देखेंगे तो इसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं शुक्राणु के? कितने भाग? 3 भाग। पहला जो भाग होता है उसका क्या नाम होता है? शीर्ष। पहला जो भाग होता है उसका क्या नाम होता है? शीर्ष। दूसरा जो भाग होता है उसका क्या नाम होता है? ग्रीवा। तीसरा जो भाग होता है उसका क्या नाम होता है? पूंछ। तो क्या हुआ? शीर्ष, ग्रीवा, पूंछ। शीर्ष, ग्रीवा, पूंछ। आपका चित्र भी बनाने के लिए शुक्राणु कहेगा तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बताइए। सब लोग बना सकते हैं ना? शुक्राणु का चित्र आपको इस तरीके से बनाना है, बहुत मज़ा आता है बनाने के लिए। शुक्राणु है इस तरीके से आपको खींच करके आपको बना दिया जाता है। ये आपके क्या है? पूंछ है। और इस तरीके से शुक्राणु का चित्र आपका ये बन जाता है। ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिरा आप देख रहे हैं, इस सिरा को हम लोग कहते हैं शीर्ष। इस सिरा को क्या कहते हैं हम लोग? शीर्ष कहते हैं। याद हुआ? यहाँ जो आप देखते हैं ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। ये ग्रीवा होता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हिस्सा होता है उसको ग्रीवा तो देख ही ले। फिर ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा देखते हैं इसको हम लोग पूंछ कहते हैं। तो शुक्राणु जान चुके हैं कि पुरुष में पाया जाता है। शुक्राणु जो होता है गतिशील होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंदर होता है। जब वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है तो इसी को हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, एक शीर्ष, एक ग्रीवा, एक पूंछ। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको शीर्ष कहते हैं और उसके ठीक नीचे जो पाया जाता है ग्रीवा कहते हैं। बाबू ए बाल ए, अरे ये पढ़ो, ये नो वो तो बात कभी भी हो सकता है। उसके नीचे क्या होता है? ग्रीवा। सबसे जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूंछ। तो कभी भी आपसे पूछे बताओ कि शुक्राणु के कितने भाग होते हैं तो बता दोगे? कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कभी आप भूलना नहीं है इसको। ठीक है। चलिए, शुक्राणु के बाद आपके पास एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है अंडाणु। शुक्राणु के बाद एक चीज़ आता है जिसका नाम क्या होता है? अंडाणु। सब लोग जानते हो कि अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। स्त्रियों में जो अंडाशय पाया जाता है उसी अंडाशय का निर्माण अंडाणु में होता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु जो होता है आपको याद होगा कि स्त्री जो होती है, स्त्री के आप जनन तंत्र का चित्र भी इस तरीके से बनाए होंगे। तो यहाँ पर एक अंडाशय होता है, एक यहाँ पर अंडाशय होता है। महीना में चेंजिंग होती रहती है। अगर इस महीना में बाएं अगर अंडाशय जो है, बाएं अंडाशय में अगर मान लो कि फरवरी महीना में अगर उसका निर्माण अंडाणु का निर्माण बाएं अंडाशय में हुआ है तो मार्च में दाहिने में होगा। ध्यान रखना, माने एक बार में एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। ध्यान रखना, एक बार में एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। तो माने महीना जो भी माने अभी आप आत्व चक्र के बारे में पढ़ेंगे तो यही आपका होता है। ये माने आपका होता है कि अगर मार्च फरवरी में बाएं अगर जो अंडाशय इसमें अंडाणु का निर्माण हुआ है तो मार्च में इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। इस तरीके से होता रहता है आपका। तो एक बार में एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाणु जो होता है वह स्त्री के अंदर पाया जाता है। अंडाणु जो होता है अंडाशय के अंदर उसका निर्माण होता है। और जब अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु। जैसे शुक्राणु जनन होता है कि जब वृषण होता है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसको शुक्राणु जनन कहते हैं। उसी तरह से अंडाशय में जब अंडाणु का निर्माण होता है तो उसको अंडाणु जनन कहते हैं। आपको याद होगा कि जो अंडाणु होते हैं गतिशील नहीं होते हैं। अंडाणु गतिशील नहीं होता मैंने अचल होते हैं, उसमें चल नहीं पाया जाता, मैंने गति नहीं करते हैं। और यही अंडाणु जो होता है फैलोपियन नलिका में उपस्थित रहता है। फैलोपियन नलिका में अंडाणु उपस्थित रहते हैं और उसके बाद से जब जनन होती है तो शुक्राणु जो होता है जब उसके फैलोपियन नलिका के पास जाता है तो जनन की क्रिया संपन्न होती है। और उसके बाद से अगर जनन की क्रिया संपन्न होती है तो फिर गर्भ का निर्माण होता है। और गर्भ का निर्माण जो होता है गर्भाशय के अंदर रहता है। अगर आप चाहें कि गर्भाशय के अंदर कोई लड़का है या लड़की है, अगर इसकी जांच कराना है आपको हम बता देते हैं। तो जांच कराने के लिए लगभग 3.25 महीना 3.5 महीना का समय कम से कम होना चाहिए। यानी 3 महीना 15 दिन, यानी पूरा मिलाकर अगर
वह 1 से 5 दिन का हो जाता है। तो 1 से 5 दिन के बाद आप जांच करा सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है, चाहे जैसे भी है। हालांकि कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी जो लिंग है, लिंग में कौन सा रोग है, कोई तो रोग तो नहीं है जिसको आप याद है, क्या कहते हैं, उलबेधन कहते हैं। उलबेधन इसको कहा जाता है कि लिंग के अंदर माने गर्भाशय के अंदर जो लड़का होता है 3.5 महीना के बाद आप उसकी जांच करा सकते हैं कि लिंग संबंधी उसको दोष तो नहीं है, क्रोमोसोमियल दोष तो नहीं है, गुणसूत्रीय दोष तो नहीं है। जांच करा कर आप देख सकते हैं, उसको इलाज भी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए उस समय ना इसकी वजन बहुत कम रहती है, लगभग 100 ग्राम या 150 ग्राम की होती है। 3.5 महीना बहुत कम इसकी माने समझिए वजन होती है। 3.25 महीना में तनी और आगे जाते हैं 5 महीना के बाद न 1 महीना तक खाली ब्लड रहता है। 1 महीना तक जब जनन कर लेते हैं आदमी तो 1 महीना तक केवल यहाँ पर ब्लड रहता है 1 महीना तक। 1 महीना के बाद उसमें माने थोड़ा बहुत जामना माने जो भी चीज़ें होती है, जो ग्रीवा वगैरह होते हैं, जो गर्दन वगैरह होता है, मुख वगैरह, जो भी माने परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 5 महीने के बाद एकदम स्पष्ट आपको वो दिखाई देने लगता है कि लड़का है कि लड़की है, कि कोई दोष तो उसके अंदर नहीं है, गुणसूत्रीय दोष होता है। ठीक है, अंडा जनन भी जान के स्त्री में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। और आपको याद होगा कि जो अंड जनन होता है यानी जो अंडाणु का निर्माण होता है वह स्त्री के अंडाशय में होता है और अदला बदली करके होता है। इस महीने अगर अंडाणु का निर्माण इस माने जो भी महीना आपका है, अगले महीना में जब अंडाणु का निर्माण होगा तो नेक्स्ट वाला अंडाशय में आपका होता है। ये बात आपकी जाननी बहुत अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब बात होती है आर्तो चक्र की। किसकी बात होगी? आर्तो चक्र की। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, या इसी को हम लोग ऋतुस्राव भी कहते हैं। याद करिए, इसी को रजोधर्म भी कहते हैं। कितने नामों से आप जानते होंगे, बहुत नाम है इसके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्तो चक्र भी कहते हैं, आर्तो चक्र भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रजोधर्म भी कहते हैं, रजोधर्म भी कहते हैं। और इसका क्या नाम होता है? इसी को हम लोग मासिक चक्र भी कहते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं। इसी को हम लोग ऋतुस्राव भी कहते हैं। कितने लोग ऋतुस्राव भी इसको कहते हैं। जैसे आपकी इच्छा रहेगी वैसे आप लिख सकते हैं। कितना शॉर्टकट में MC कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको कहा जाता है। देखो एक बार फिर आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो मान लो स्त्री जनन तंत्र के चित्र हैं, आप जानते होंगे यहाँ पर योनि होता है, सबसे बाहर वगैरह जो होता है, ये गर्भाशय होता है, आपको सबको याद भी होगा। और यहाँ से इस तरीके से 2 नलियाँ निकली होती है और इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फैलोपियन नलिका कहा जाता है। और यहाँ पर 2 अंडाशय होते हैं, ये भी अंडाशय है, ये भी अंडाशय। ये क्या है आपके पास? अंडाशय है। ये भी अंडाशय है और ये भी क्या है बाबू? अंडाशय है। ठीक है, और आपको मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि कैसे अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है और बीच में अंग पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे क्या हो जाता है ना, क्या आर्तो चक्र का मतलब होता है कि जब अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो अंडाणु आ जाता है कहाँ पर? याद करिए, कहाँ पर जाता है आपका? जाता है आपके पास फैलोपियन नलिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब फैलोपियन नलिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो फैलोपियन नलिका के प्रवेश करने के बाद देखो होता क्या है, फैलोपियन नलिका से प्रवेश करने के बाद जब जनन की क्रिया नहीं होती है, देखो जब जनन होगा एकदम ध्यान से समझना, तो उनको डिस्टर्ब मत रहो, बस मेरी बात सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। देखो मात्र 40 दिन और है आपके बोर्ड के पेपर में, और 40 दिन में ताबड़तोड़ आपकी जानकारी और होना चाहिए कि अच्छा से अच्छा आपका नंबर आए। ठीक है, चलो तो देखो अंडाशय से क्या बना? अंडाणु किस में आपका है? फैलोपियन नलिका में। जब जनन की क्रिया हो जाती है और जाकर के शुक्राणु अंडाणु से मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि जनन की क्रिया संपन्न हुई, गर्भ रुक गया और ये जाकर के गर्भाशय के अंदर एंट्री कर जाता है। तब अब आपके इसके बाद से अंडाणु का निर्माण नहीं होगा और ना आपके मासिक चक्र आएंगे। बात समझ रहे हैं? जब गर्भ रुक जाता है तो तब अंडाणु भी नहीं बनता और मासिक चक्र भी नहीं आता है। अब इसके बाद से क्या हुआ? मान लो ये तो बात रही गर्भ धारण करने के बाद, गर्भ नहीं रुका, माने गर्भ धारण वो लड़की नहीं की, चाहे जो भी स्त्री नहीं की, यानी जनन की क्रिया हुआ ही नहीं। शादी के पहले तो होता ही नहीं, आप देखते होंगे। तो जनन की क्रिया हुआ ही नहीं तो हर महीना में लगभग आप एक अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु जा करके फैलोपियन नलिका में वेट करता रहता है। तो जनन अगर नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि लगभग ये 28 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 28 दिन के बाद फिर ये बाहर निकल जाता है, ब्लड के रूप में, खून के रूप में, जैसे भी हो। माने ये माने अब आपके समझिए कि योनि से बाहर निकलना शुरू कर देता है, योनि से बाहर निकलना शुरू कर देता है। इसको निकलने में 4 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है। इधर तो माने इस तरीके से क्या होता है? बाहर निकलता है। तो अंडाणु का निर्माण होना, सुन लो ध्यान से, अंडाणु का निर्माण होना और फिर अंडाणु का निषेचन न होने पर उसको योनि के द्वारा जौन भी माध्यम होगा उसके द्वारा बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो अब होता क्या है, एक बात और समझ लेना कि गर्भ कब रुकता है। देखो गर्भ कब रुकता है, ध्यान रखना, गर्भ कब रुकता है? जब अगर मान लो कि मासिक चक्र आया है,
मासिक चक्र क्या है, आया हुआ है। तो मासिक चक्र आने के 1 हफ्ता बाद अगर जनन होता है तो गर्भ नहीं रुकता, क्योंकि उस समय तक मासिक चक्र के 1 महीना आने तक जो ये अंडाणु देख रहे हैं ये फलोपियन नलिका में नहीं पहुंचा होता है, अभी उसका निर्माण होता रहता है अंडाशय में। जब अभी क्या होता है, मासिक चक्र आया हुआ है तो समझो कि उसका निर्माण हुआ है, माने मासिक चक्र आने के 1 महीना बाद, बात समझ रहे हो। और मासिक 1 महीना नहीं, 7 दिन बाद के बाद अगर जनन करते हैं तब गर्भ रुकने की संभावना अधिक होती है। सबसे अधिक संभावना कब होती है, आपको मैंने कई बार कहा है कि 14वां दिन से लेकर के 18वां दिन के बीच में 90% रहती है कि यहाँ पर गर्भ रुक सकता है। ये सब बातें आपकी होती है। तो इस माने आपको मासिक चक्र इसी कहा जाता है, दिख रहे हैं। इसको नियंत्रण करने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं, जो मासिक चक्र होते हैं उसको नियंत्रण करने वाले कुछ क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। आपको याद होगा, एक आपको मैंने बताया था एस्ट्रोजन, इसको नियंत्रण को कई बार प्रश्न पूछा भी है, शायद कल दिया भी गया था आपके क्वेश्चन, ये लिखे होंगे सब लोग। एस्ट्रोजन, पहले एस्ट्रोजन होता है और दूसरा आपका क्या होता है, LH होता है, जिसको आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। तीसरा आपका क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन या FS भी कह सकते हैं, जिसको आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। और चौथा आपके पास जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहते हैं इसको, प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहा जाता है इसको, प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये 4 हार्मोन्स आपके पास उपस्थित रहा, ये 4 हार्मोन्स आपके पास उपस्थित रहा। एस्ट्रोजन रहा, और एक आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रहा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रहा, और एक आ रहा आपके पास प्रोजेस्टेरॉन रहा। ये पूरा हार्मोन्स के बारे में आपको बताना होगा तो बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अब आइए निषेचन। निषेचन तो सबको याद होगा। निषेचन किसे कहते हैं, नर और मादा युग्मक के संयुग्मन का हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक के जो संयुग्मन होता है, जो मिलन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। सबको याद ही हो गया होगा कि नर और जो मादा युग्मक होता है, इसके संयुग्मन को या इसके निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ सब लोग, क्या कहते हैं हम लोग इसको, निषेचन कहते हैं। देखो अब निषेचन में होता क्या है ना, देखो ध्यान से खूब समझना है, ठीक है। एक नर युग्मक हुआ, एक नर युग्मक हुआ प्लस मादा युग्मक हुआ, प्लस मादा युग्मक हुआ, और उसके बाद से क्या बनता है, याद है, अंडज बनता है। अंडज जिसको आप जाइगोट कहते हैं, या युग्मनज इसको कह सकते हैं, युग्मनज, युग्मनज, ठीक है। और इसको नर युग्मक के रूप में क्या होता है, याद है, शुक्राणु होता है। नर युग्मक के रूप में शुक्राणु होता है, मादा युग्मक के रूप में क्या होता है बाबू, अंडाणु होता है। और दोनों में निषेचन होता है तो फिर अंडज का निर्माण होता है, जिसको जाइगोट कहता है, जिसको आप युग्मनज भी कहा जाता है। युग्मनज आता है, पूछता है युग्मनज किसे कहते हैं, तो आप सीधे कहेंगे नर युग्मक और जो मादा युग्मक होता है उसके संयुग्मन को, उसके मिलन को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। पौधों में भी आप निषेचन पढ़े थे, तो पौधों में क्या कहते हैं कि जब परागकण कहाँ पहुँच जाता है, अंडाशय में पहुँच जाता है, अंडाशय में पहुँच जाता है तो उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। चलिए बाबू, अब आइए धड़ाधड़ हम लोग आगे पढ़ते हैं। और इसके बाद से आपका एक कहानी आता है जिसका नाम होता है अंतरोपण। क्या होता है, अंतरोपण। कोई बताएगा, मुँह जुबानी बताओ, राजकुमार बोल जल्दी फटाफट। क्या लगे जो का सोचे, क्योंकि जब गर्भाशय होता है, जब गर्भाशय में गर्भ रुक जाता है, गर्भ का निर्माण हो जाता है, तो उसके अंदर जितने भी झिल्लियाँ पाई, 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं गर्भाशय में। अरे आपको याद होगा कि इस तरीके से अगर आप गर्भाशय बनाए तो 1 2 3 झिल्लियाँ पाई। एक होता है आंतरिक झिल्ली, मध्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली। ये बाह्य झिल्ली, मध्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। तो जो भी गर्भाशय होते हैं तो गर्भाशय में 3 झिल्लियाँ होती है, और 3 झिल्लियों में जब गर्भ रुकने के बाद जब परिवर्तन होने लगता है, हलचल उत्पन्न होने लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अंतरोपण। याद हुआ कि नहीं हो बताओ। बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए कि बहुत आपको पढ़ाई करनी है, 40-45 दिन में सब आपको खत्म कर करके अच्छा से आपकी तैयारी करनी है, ठीक है। अंतरोपण का मतलब क्या हुआ कि जब गर्भ रुक जाता है और गर्भ का निर्माण कहाँ हो जाता है, गर्भाशय में हो जाता है। तो गर्भाशय के अंदर जितने भी झिल्लियाँ होती है, उन झिल्लियों में बाबू किताबा बंद करता, नहीं तो दिमाग में डाइवर्ट हो जाएगा, दोनों तरफ पढ़ नहीं पाओगे। मजाक नहीं, सही बात है ना। यहाँ सुनो, एकदम सुन के याद कर लो, बस बात करता। ये सोचो कि जो पढ़ रहे हो उसको आज ही याद ही कर लेना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। कल के वेट नहीं करेंगे, क्योंकि कल के वेट का मतलब कुछ नहीं। आप शाम को वेट करते हैं कि मैं लिखूंगा, नहीं लिखा पाता। रात को वेट करते नहीं लिखा पाता, सुबह के वेट करते नहीं लिखा पाता। तो जो अभी याद कर लीजिए, बस वेट करने से कभी नहीं होगा, क्योंकि इंसान वेट करते करते इतना तो वेट हो ही गया ना, 17-18 साल तो हो ही गया। तो इसलिए आप दिमाग को बहुत यूजिंग करना, मन में बहुत प्रयोग करना, इतना प्रयोग करना है कि ये जो भी पढ़ रहे हैं अभी इसी समय आपको याद भी है। चलो अंतरोपण जान गए। तो गर्भाशय के अंदर जब गर्भ रुक जाता है, जब गर्भ का निर्माण होने लगता है, तो गर्भाशय में 3 झिल्लियाँ पाई जाती है। उन तीनों झिल्लियों में जो परिवर्तन होने लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए, उसके बाद से आपको याद होगा निषेचन की क्या क्या महत्व है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो निषेचन से आपको याद होगा, सबसे पहला बात है कि निषेचन से नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। निषेचन से जो अनुवांशिक परिवर्तन होता है वो भी होता है।
निषेचन से अनुवांशिक परिवर्तन, मान लो माता छोटा है, पिता छोटा है, हो सकता है कि जनन के बाद बच्चा क्या हो जाए, बड़ा पैदा हो सकता है, लंबा पैदा हो सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद से सगर्भता, बहुत सिंपल से लड़कियाँ बताएं कि सगर्भता किसे कहते हैं, बता और किताब ऑन करो। हाँ बोलो, सगर्भता किसे कहते हैं? हाँ, गर्भ रुक जाता है ना, गर्भ धारण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सगर्भता कहते हैं। चलो बहुत ही सिंपल है, किताब से मत देखो, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। चलिए किताब से देखने का मतलब है कि दिमाग दो जगह बढ़ जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे। खाली हेडिंग में दिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप समझिए। सगर्भता का मतलब होता है कि जब गर्भ रुक जाता है। जब गर्भ क्या होता है, रुक जाता है। जब कोई स्त्री गर्भ को धारण कर लेती है तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सगर्भता कहते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधे। अब अपरा प्लेसेंटा के पास हम लोग चलते हैं आगे जल्दी से। अपरा या प्लेसेंटा, चलिए जब गर्भ रुक जाता है, मान लो गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर कोई बच्चा है, ये बच्चा नहीं मानो वही भ्रूण है, तो उसमें एक नसें होती है और जाकर सीधे प्लेसेंटा से क्या होती है, जुड़ी होती है प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा जो होता है इसको ऑक्सीजन देता है और क्या देता है, ऊर्जा देता है और क्या देता है, अनेक पदार्थ जो उपयोगी पदार्थ होते हैं सब इसको क्या करता है, प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, प्लेसेंटा। क्या प्रदान किया, ऑक्सीजन प्रदान किया ना, ऊर्जा प्रदान किया ना, और क्या प्रदान किया आपके पास, ऑक्सीजन प्रदान किया, ऊर्जा प्रदान किया, तमाम प्रकार के अनेक जो उपयोगी पदार्थ होते हैं सब किसको, भ्रूण को कौन देता है, प्लेसेंटा देता है। तो समझ में आ रहा है, तो सीधा सीधा तो बैठो लोगी ना, सही से पढ़ो लोगी। आज पूरा याद ही कर लेना है, क्या खुशबू छोड़ना है आज नहीं, याद कर लेना। प्लेसेंटा याद हुआ, जैसे कोई गाय बच्चा देती है तो मैंने कई बार कहा, देखना उसका जो यहाँ पर नाभि होता है ना, उससे एक नस निकला होता है, और जब बच्चा बाहर निकलता है नस टूट जाता है, और जहाँ से इच्छा होती है तहाँ से टूट जाता है। आदमी जबरदस्ती टूटेगा तो खून ब्लड नहीं रुकता है, तो जो अब निकलता है तो ऑटोमेटिक टूट जाता है। तो जब माँ के पेट में रहता है तो उसी नाभि से उसको भोजन मिलता है। बच्चा भी वैसा ही होता है। बच्चा भी क्या होता है, देखना जब बच्चा होता है कभी छोटा होगा ना, जैसे जन्म हुआ 2 दिन बाद देखना इतना बड़ा उसका ढोंडी होता है, बहुत फुला हुआ होता है, तो उसी से उसका हक होता है। अब आप क्या देखोगे, तुम लोग तो देखोगे तो छोटा सिटुक गया, बाप छोटा हो गया है, अब सिटुक गया, सुकुड़ गया, छोटा भाई की तरह हो गया। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लेसेंटा यहाँ पर आगे। उसके बाद से एक आता है भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन। चलिए तो भ्रूणीय परिवर्धन का मतलब क्या आता है ना कि, हाँ भ्रूणीय परिवर्धन का मतलब होता है कि भ्रूण में परिवर्तन होना, बात समझिए ना। अब देखिए भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर भी बताया गया ना। जो भ्रूण होता है कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। जब गर्भाशय के अंदर होता है तो हमें से जो गर्भाशय के अंदर रहेगा, तो मान लो पहले तो छोटा था, पहले खाली ब्लड था ना, थोड़ा सा भ्रूण के अंदर खाली ब्लड हुआ, तनी आकार बढ़ा, तो और ही बढ़ा, तनी और ही बढ़ा, तनी और ही बढ़ा, बढ़ता चला जाएगा। तो जो गर्भाशय होता है उसमें भी तो परिवर्तन आएगा ना, उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। बात समझिए, गर्भाशय पहले गर्भाशय छोटा था, गर्भाशय लचीला होता, तनी बड़ा होता और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता, तो 3 किलो होगा तो बॉडी निकला खटाखट, क्यों 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 करते हुए निकलेगा। तो जैसे जैसे माने बच्चा का आकार बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे गर्भाशय में क्या होता है, परिवर्तन होता जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, हाँ चलिए अब आइए लिंग गुणसूत्र। याद है लिंग गुणसूत्र, याद है सबको, जिससे लिंग का निर्धारण होता है। लिंग गुणसूत्र आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे, लिंग गुणसूत्र वह होता है जिससे लिंग का निर्धारण होता है। चलिए ध्यान से देखेंगे आप, लिंग गुणसूत्र वह होता है जिससे लिंग का निर्धारण होता है, कभी भूलेंगे नहीं आप इसको। चलिए आज जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम्स। चलिए लिंग गुणसूत्र आप सभी लोग जानते होंगे। पुरुष की बात करें, नर की बात करें तो उसमें कितने होते हैं, 46। मादा की बात करें तो उसमें कितने होते हैं, 46। लेकिन आपको याद होगा कि नर और मादा दोनों में 45 सेम होता है, लेकिन पुरुष में XY होता है और स्त्री में क्या होता है, XX होता है। जो 45 है उसको अलिंग गुणसूत्र कहेंगे। देखो ये 46 टोटल होता है, जानते होंगे 23 जोड़ी 46 टोटल होता है, लेकिन 45 स्त्री में, अच्छा 47 हो जाएगा, ठीक है चलिए 44 कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है, नर में 46 है, ठीक ही रहे, पुरुष में भी 46, दोनों में सेम होते हैं नर और मादा में। लेकिन 46 में 44 दोनों में सेम होते हैं, सब XXXXXX हो गए, ठीक है ना। इसमें 44 का, ये भी XXXX होगा, ये भी XXX 44 को सेम होगा। लेकिन पुरुष में ये जो अंतिम वाला 2 है, X और Y, ये अलग होता है। इसी के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। स्त्री में XX होता है, इसी के द्वारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। तो लिंग गुणसूत्र का मतलब होता है कि ऐसे गुणसूत्र जिससे लिंग का निर्धारण होता है, उसी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि जो पुरुष होता है उसमें लिंग गुणसूत्र के रूप में क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, XY होता है। जो पुरुष होता है उसमें लिंग गुणसूत्र क्या होता है, XY होता है। जो मादा होता है उसमें लिंग गुणसूत्र क्या होता है, XX होता है। याद हुआ। नर में क्या होगा,
एक्स वाई होगा, मादा में क्या होगा, एक्स एक्स होगा। इसी को हम लोग कौन गुणसूत्र कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए, उसके पास एक चीज आता है जिसका नाम होता है अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र, अगर आपसे कोई पूछे अलिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं तो आप कहेंगे ऐसे गुणसूत्र जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता है। ऐसे गुणसूत्र जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता, सब लोग समझो, ऐसे गुणसूत्र जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता है। तो स्त्री में या पुरुष दोनों में सेम होता है, स्त्री में भी माने पुरुष में भी 44 होता है और स्त्री में भी क्या होता है, 44 होता है। तो ऐसे गुणसूत्र जिससे लिंग का निर्धारण नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। चलिए, लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, लिंग निर्धारण, सबको याद होगा, लिंग निर्धारण। लिंग अगला पार्ट में विस्तार से पढ़ेंगे, फिर बता देते हैं आपका कि लिंग का निर्धारण कौन करता है, पुरुष करता है, क्योंकि पुरुष में डिफरेंट तरीके का होता है गुणसूत्र। देखो स्त्री में कुछ नहीं है, स्त्री के पास तो लेकर के बैठी हुई है, और पुरुष का कौन गुणसूत्र उससे मैच किया, कौन गुणसूत्र उससे मैच किया, वाई मैच किया तो लड़का, एक्स मैच किया तो लड़की, बात समझ रहे हैं। तो सारा कुछ दमदार होता है पुरुष का, भाई स्त्री में कुछ नहीं है, बेचारी स्त्री तो बैठी हुई है खाली एक्स एक्स लेकर के, अब पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स वाई दे रहा है कि क्या दे रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मान ली स्त्री है माने मादा है, ठीक है, ये क्या है, नर है, तो मादा में क्या होता है, एक्स एक्स, नर में क्या होता है, एक्स वाई, और इसके क्रॉस, इसका क्रॉस, इससे इसका क्रॉस, इससे इसका क्रॉस, तो क्या बना आपका, एक्स एक्स, ये क्या बना, एक्स एक्स, एक्स वाई बना, वाई से मैच किया है, फिर एक्स एक्स बना, फिर आपका क्या बना, एक्स वाई बना। बताओ, जो एक्स एक्स होता है इसे क्या कहते हैं, स्त्री, क्योंकि स्त्री में देख रहे खुद आपका एक्स एक्स है यहाँ पर, तो ये माने लड़की है, ये लड़का, ये भी लड़की लड़का, तो लड़की लड़का लड़की लड़का, बता सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, इसको बताना होगा तो बता सकते हैं। चलिए, तो मनुष्य में माने जो भी माने स्त्री होती है उसमें लिंग गुणसूत्र उपस्थित होता है, और पुरुष के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है, क्योंकि पुरुष में ही डिफरेंट तरीके के गुणसूत्र आपके क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एक्स वाई पाया जाता है, अलग होता है वाई, वाई और एक्स जुड़ता है तो बच्चा होता है। अब एक होता है प्रसव। देखो, जब आपके गर्भकाल की अवधि पूरी हो जाती है, मानो कि बच्चा है, गर्भ के अंदर है, लगभग 9 महीना 7 दिन किसी का होता है, 9 महीना 5 दिन, ये माने अलग अलग स्त्रियों में अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता। तो जब गर्भकाल पूरा हो जाता है, क्या पूरा हो गया, गर्भकाल पूरा हो जाता है, तो गर्भकाल पूरा होने के बाद स्त्री के जिस दिन बच्चे होने वाले होते हैं, उस समय उसके कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, माने गर्भ में तमाम प्रकार के विभिन्न जो अंग होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। दर्द वगैरह भी होता है, और प्रसव को जो नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है उसका नाम आपको याद है, प्रसव को, हाँ, ऑक्सीटोसिन, और एक और होता है रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन भी याद रखिएगा, रिलैक्सिन। देखो, प्रसव उसी कहते हैं जिस दिन स्त्री को बच्चा होने वाला है, तो उस समय जो भी परिवर्तन होता है उसके अंग में जो भी माने दिखाई देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। प्रसव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स का क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ये हार्मोन्स है, और कौन सा हार्मोन्स होगा, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है रिलैक्सिन, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है रिलैक्सिन। तो दो प्रकार के आपके पास माने हार्मोन्स होता है, एक तो होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है रिलैक्सिन। दोनों हार्मोन्स उसको प्रसव में सहायता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन भी होता है, आपको याद होगा। चलिए, अब उसके बाद से ये दुग्ध श्रावण का नाम आ रहा है। दुग्ध श्रावण को याद करिए, स्तन ग्रंथि के नाम सुने होंगे, केवल स्त्री में ही पाया जाता है, पुरुष में ही पाया जाता है, लेकिन पुरुष में प्रोलैक्टिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जो प्रोलैक्टिन प्रोटीन है वो नहीं पाया जाता है। स्त्री में क्या होती है, पाई जाती है। तो दुग्ध श्रावण क्या होता है कि जब बच्चा हो जाता है, जब वो बच्चा क्या होता है, हो जाता है, मतलब जो स्त्री के अंदर जो गर्भकाल पूरा हो गया, पूरा होने के बाद जब बच्चा हो जाता है, तो बच्चा होने के बाद जो स्तन ग्रंथियाँ होती है उसमें दूध का निर्माण होने लगता है, और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं दुग्ध श्रावण। हालांकि जो पहला दूध होता है, माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसका नाम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है। जो पहला गाढ़ा पीला दूध होगा उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। और उसका नाम होता है, याद करो, एक और उसका नाम होता है, क्या नाम होता है बताओ सोच कर। सबसे माने सभी प्रकार के इसी में आपके उपस्थित होता है। ठीक है, तो गाढ़ा पीला दूध जो होता है उसको हम लोग कहते हैं का प्रोटीन के कारण ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद से पुरुष में यौना प्रारंभ भी आपको याद होगा। पुरुष में देखो दो प्रकार के आपके गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। ठीक है, एक प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण। चलो पुरुष की मैं बात करता हूँ। पुरुष का प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण कोई बताएगा? हाँ बोलो। जिन बायोलॉजिकल को देखकर हम नर या मादा का पहचान करते हैं। जैसे में उदाहरण में मूछ हो जाएगा, ठीक है,
चलिए गलत बता रहे हैं आप, पूरा गलती है, एक भी सही नहीं उसमें। चलिए, तो प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण का मतलब होता है जिसके द्वारा ये पहचान सचमुच में किया जाता है कि वो पुरुष है। जैसे आप प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण में पुरुष के बारे में आप बता सकते हैं वृषण, उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? वृषण। बात समझ रहे हैं? वो तो द्वितीय लक्षण आप बता रहे हैं, वो तो पहचान है ना, मेन तो यही है। अब वृषण नहीं है और उसके अंदर स्त्री मूछ आ गया है तो आप कह देंगे क्या कि वो पुरुष है? स्त्रियों को भी तो मूछ आती है, स्त्रियों को भी तो दाढ़ी आते हैं, स्त्रियों को तो आवाज़ भारी होती है। हाँ, ये मेन लक्षण है, मेन इसका है वृषण। प्राथमिक जो गौण लैंगिक लक्षण होता है पुरुष में वो वृषण होता है। और स्त्रियों में क्या होता है? याद करो, अंडाशय होता है। स्त्रियों में क्या होता है? अंडाशय होता है, अंडाशय होते हैं। प्राथमिक वाले गौण लैंगिक, प्राथमिक का मतलब होता है प्रारंभिक, यही तो है, इसी हिसाब सीधे आप पहचान करेंगे। अच्छा, किसी कोई बच्चा पैदा होता है अस्पताल में तो उसको देखा जाता है मूछ है कि नहीं है, कि उसके माने दाढ़ी वाली जाना है कि नहीं जाना है। ज़्यादा सोचो, माने आपकी जो प्रश्न है कि आप मूछ देखेंगे, ये सब देखेंगे, तो क्या देखा जाता है? उसका जूझिया देखा जाता है। क्या है जूझिया? जूझिया कैसा है? जूझिया के द्वारा देख लिया जाता है कि हाँ हुआ है। तो प्रारंभिक तो वही है, उसी से पहचान हो गई। बात समझ रहे हैं? अच्छा, मान लो कि हमारी दाढ़ी वाड़ी आ गई है, कोई लड़की है मान लीजिए, उसकी दाढ़ी वाड़ी आ गई है, मूछ वगैरह जाम गया है और वह जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई है, को एकदम चिपका करके पहने, पूरा चिपका हुआ है, तो क्या देख कर कह देखा कि स्त्री है पुरुष है? नहीं देख कर कर सकते हैं, जब तक कि आप उसको जांच न करें। कहेंगे तनी अपन आप क्या करिए, चूहिया दिखाइए तब आपको। चलिए, अब आते हैं आपके पास पुरुष का द्वितीय लैंगिक लक्षण। पुरुष का द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण याद है आपको? क्या गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। उसके बाद से स्त्री का, अब जो बात आप बता रहे थे ना सब इसमें आ जाएगा। दाढ़ी वाड़ी आ जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, तो चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त गीत गाने का मन करता है ना, तुझको कोई रोस रोस। हमारे देश की अभी महान जो गायिका थी लता मंगेशकर का निधन हो गया, आपने देखा भी होगा। मात्र 5 साल के एज में गीत गाना प्रारंभ की थी और 92 साल की उम्र में वो दुनिया को छोड़ करके चली गई। जाना भी है, जो आया उसको तो जाना ही है, लेकिन हम लोग पढ़ करके जाएंगे। चलिए, सब लोग याद हुआ का? सब लोग बता देंगे आप इसको। तो इस तरीके से पाठ आपका था। मुझे याद है कि ये पाठ आपको मालूम हो चुका है, कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगा। कोई भी आपसे इसके बारे में पूछेगा तो इस चीज़ का पूरी जानकारी बता देंगे, ठीक है? ओके, बाकी का आपको कल हम लेसन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। ले लीजिए।